हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट्स एंड फाइनेंस गुरुकुल चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंजनी कुमार मिश्रा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज, ये उसका क्लास नंबर 2 है। जो भी आपका क्लास 11 बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड वीडियो है वो इस चैनल पे एक सेपरेट प्लेलिस्ट जिसका नाम है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज, वहां पे आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपको पढ़ाई होगा वो पूरा डिटेल होगा, लाइन बाय लाइन फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर हमारा 4 और बिजनेस सर्विसेज, ये इसका क्लास नंबर 2 है। अगर आपने क्लास नंबर 1 नहीं देखा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज आप उसको पहले देख लीजिए ताकि क्यों आपको ये भी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके, क्योंकि उसका यहाँ पे जरूरत है जो क्लास 1 में हमने पढ़ाया है। ठीक है, क्लास 1 में हमने सिंपल बिजनेस सर्विस के बारे में देखा था, उसका कुछ फीचर है वो देखा था। फिर हमने वहां पे देखा था कि बिजनेस सर्विसेज कितने टाइप्स के होते हैं, फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब तो हमने यहां तक पढ़ लिया था। अब हम शुरू करने वाले हैं बैंकिंग। ठीक है, कमर्शियल बैंक आर एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन ऑफ द इकोनॉमी फॉर प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट टू इट्स कस्टमर। बैंक जो होते हैं मेनली कमर्शियल बैंक, आगे हम देखेंगे कमर्शियल बैंक क्या होता है। ठीक है, जो वो क्या देते हैं, वो क्रेडिट देते हैं, यानी पैसा देते हैं किसको, कस्टमर्स को। A banking company in India is one which transacts the business of banking, which means accepting for the purpose of lending and investment of deposit of money from the public, repayable on demand and otherwise and withdrawal by checks, draft, order और otherwise। सिंपल ये क्या बोलना चाहते हैं मैं अभी बताता हूँ। बैंकिंग कंपनी किसको बोलते हैं, बैंकिंग कंपनी किसको बोलते हैं, ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो बैंकिंग कंपनी किसको बोलते हैं, पहला तो वो जो लोगों से पैसा ले, ठीक है, और वो पैसा वो उनको जब जरूरत पड़े यानी एज पर देयर डिमांड उनको वापस कर ले। ठीक है, और फिर अगर उसके पास पैसा पड़ा हुआ है तो वो उसको इन्वेस्ट करे या किसी और को भी लोन दे। ये सब काम किसका होता है, बैंक्स का होता है। तो अब बैंकिंग कंपनी इन इंडिया इज द वन व्हिच ट्रांजैक्ट्स बिजनेस ऑफ बैंकिंग, जो बैंकिंग का बिजनेस करती है। व्हिच मींस, अब बैंकिंग का बिजनेस करने का मतलब क्या होता है कि पहला तो एक्सेप्ट करना, क्या करना, एक्सेप्टिंग। और एक्सेप्ट किस पर्पस के लिए करते हैं, ताकि कि उस पैसे को फिर लेंड कर सके, यानी किसी और को लोन दे सके, या तो लेंड करे आप कहीं और इन्वेस्टमेंट है, फॉर एग्जांपल शेयर मार्केट में, या गोल्ड खरीद लिया, बैंक भी तो गोल्ड खरीद सकता है ना। ठीक है, मनी फ्रॉम पब्लिक, और ये जो एक्सेप्टिंग होगा वो किससे होगा, पब्लिक एट लार्ज से होगा। अच्छा, और वो लोग जो पैसा देंगे उनको रीपेएबल हो जाएगा, यानी वो जब मांगने आएंगे उनको फिर वापस भी कर देंगे। ठीक है, ये पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है बैंक को, ताकि कि उसका जो भी अकाउंट होल्डर है वो जब भी पैसा मांगने आए वो उसको वापस कर सके। ठीक है, अदरवाइज एंड विड्रॉल बाय चेक, और उसको और भी फैसिलिटी दिया जाए, फॉर एग्जांपल चेक से विड्रॉ कर सके, ड्राफ्ट से, या ऑर्डर से भी विड्रॉ कर सके। आगे देखते हैं, इन सिंपल टर्म्स अ बैंक एक्सेप्ट्स मनी ऑन डिपॉजिट, repayable on demand and also earns a margin of profit by lending money। अभी बात करते हैं इसका क्या कहना चाहते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं, ये कौन है, ये एक बैंक है। ठीक है, बैंक का दो काम है, इनके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा था, ये हो जाएंगे डिपोजिटर। ये पैसा इनके पास एक्स्ट्रा पड़ा था, इन्होंने क्या कर दिया, बैंक को दे दिया। ठीक है, डिपॉजिट कर दिया। अब बैंक क्या करेगी, इस पैसे को, देखिए हमेशा इंडिया में या कहीं भी लोगों के पास पैसा है भी और कुछ लोगों के पास नहीं है, तो जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो बैंक के पास रख देंगे। अब बैंक क्या करेगी, उन लोगों को पैसा दे देगी जिनके पास पैसे का जरूरत है। अगर मान लीजिए फिर भी कम बिजनेस के पास पैसा बच रहा है, तो बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटी होते हैं जहां पे बिजनेस ये बैंक इन्वेस्ट भी कर सकती है या बिजनेस इन्वेस्ट भी कर देगी। यानी यहां से जो भी पैसा आया वो इसने क्या कर दिया, लेंड कर दिया, यानी कुछ लोगों को लोन दे दिया और कुछ इन्वेस्ट कर दिया। अब क्या होगा, अब जो ये बिजनेस है, अब ये क्या करेंगे, इसको इंटरेस्ट देंगे, ये इंटरेस्ट देंगे और फिर अल्टीमेटली फिर ये भी इसको इंटरेस्ट देगी। ठीक है, अभी मान के चलते हैं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ताकि कि थोड़ा आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इसके लिए मैम मान लीजिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिंपल समझते हैं। ये इसको कुछ इंटरेस्ट देगी और ये फिर कुछ इंटरेस्ट देगा, लेकिन यहीं पे बीच का जो होता है वो मार्जिन बैंक कमा लेती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिजनेसेस जो लोन दिया इसको 15%, लेकिन यहाँ पे बस इसको 5% दिया, तो ये जो 10% का मार्जिन होता है यही बैंक का क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है,
सिंपल बैंक एक मीडिएटर का एक्ट प्ले कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही बात यहाँ पे बोल रहा है क्या कि इन सिंपल वर्ड्स अ बैंक एक्सेप्ट मनी। बैंक क्या करता है? लोगों से, डिपोजिटर जिनके पास पैसा है उनसे पैसा एक्सेप्ट करता है और उनको ये एश्योर दिलाता है कि जब भी आपको उन पैसे का जरूरत पड़े आप आइएगा, मेरे से मांगिएगा, आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। यानी डिमांड पे उनको पैसा अवेलेबल करा दिया जाएगा। एंड ऑल्सो अर्न्स अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग द मनी, और उस पैसे को दूसरे को देके और बीच का मार्जिन कमा लेती है, ठीक। अ बैंक स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द मार्केट बाय डीलिंग इन मनी। अच्छा, बैंक क्या करता है? स्टिमुलेट करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी बढ़ावा देता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। क्यों? ताकि कि देखिए बहुत सारे बिजनेसेस इस वजह से नहीं चल पाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं। तो वो जो बिजनेसेस नहीं चल पाते हैं उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हो गया। अब वो बैंक्स उन बिजनेसेस को पैसा दे देगी और उससे होगा क्या कि उस बिजनेस को रन किया जा सकेगा और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी ट्रैक पे आ जाएगा। It mobilizes the saving of people and makes fund available to the banks financing their capital and revenue expenditure। यानी जिन लोगों के पास फिजूल पैसा पड़ा था उस पैसे को काम में लगा दिया। अगर मान लीजिए ये अगर पैसा बैंक में नहीं डालते तो ये अपने तिजोरी में रखते, और तिजोरी में कुछ भी रखेंगे पैसा तो फिजूल ही पड़ा हुआ है। तो उस पैसे को इनको बैंक को देके ये क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये अपने बिजनेस में लगाएगा। अब ये 15% से अगर कमा रहा है तो ये ऑब्वियस बात है ये भी तो 30% कमा रहा होगा ना उस पैसे को लगा के अपने बिजनेस। अगर जनरली सोचा जाए तो इसने भी तो यही एक्सपेक्ट किया। बात अलग है कि वो लॉस कमा रहा है या प्रॉफिट, वो बात अलग है, ठीक है। यानी वो पैसा जो कि फिजूल पड़ा था उसको इकोनॉमी में लाया और उसको काम पे लगा दिया। It also deals in financial instrument and provides financial services for a price of interest, discount and commission। और ये सब काम ये किस चीज पे करता है? इंटरेस्ट पे, डिस्काउंट पे और कमीशन पे, ये ठीक है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ बैंक। क्या बात करते हैं? टाइप्स ऑफ बैंक। बैंक का कितना टाइप्स होता है? पहला बैंक है कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, स्पेशलाइज्ड बैंक और सेंट्रल बैंक। यहाँ पे मैं कुछ आपको बात बता देता हूँ। पहला कमर्शियल बैंक, जो नॉर्मल आप बैंक जानते हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो एक्सिस बैंक हो, आईसीआईसीआई हो, यस बैंक, ये सारे कमर्शियल बैंक है, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक यानी हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक था कोऑपरेटिव सोसाइटी। उसमें क्या था कि बहुत सारे लोग जिनका मोटिव एक था, ठीक है, वो उस मोटिव के साथ एक सोसाइटी ओपन करते हैं और वो सोसाइटी केवल सर्विस किसको रेंडर करते हैं? उसी मेंबर्स को। तो वैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या हो गया? ये सिंपल एक कॉर्पोरेशंस के लिए बनते हैं। स्पेशलाइज्ड बैंक यानी ये वो बैंक है जो किसी स्पेशल सेक्टर को लोन देने के लिए बनती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल नाबार्ड हो गया और ये सब आगे हम पढ़ेंगे। अगला है हमारा सेंट्रल बैंक, यानी देश का सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। बैंक्स का बैंक है यानी बैंक का बाप है, बैंकों का बाप है ये, ठीक है। तो द फोकस ऑफ बैंकिंग इज वेराइड, द नीड डाइवर्स एंड मेथड्स डिफरेंट, ठीक है। Thus we need distinctive kinds of banks to cater to the above mentioned complexity। सबका अपना अपना नीड है, उस हिसाब से बैंक्स को भी डिफरेंशिएट किया गया है। तो ये सारे टाइप है। पहला हम पढ़ते हैं कमर्शियल बैंक, ठीक है। नॉर्मली जो भी बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक होता है। कमर्शियल बैंक आर इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी। इनका काम क्या है? पैसे में डील करना। दीज आर गवर्न बाय, इन पे कौन सा एक्ट लगता है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, याद कर लीजिएगा। And according to it, banking means accepting deposit of money from the public for the purpose of lending of investment। और उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है? बैंकिंग क्या होता है? सीधे लोगों से पैसा लीजिए और उसको फर्दर आप इन्वेस्ट करिए या दूसरों को लोन लेंड करिए यानी लोन दीजिए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमर्शियल बैंक, पहला पब्लिक सेक्टर और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। कमर्शियल बैंक 2 टाइप्स के होते हैं, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक कहने का मतलब हमने पिछले चैप्टर्स में देखा था, क्या? पब्लिक यानी गवर्नमेंट कंपनी, यानी वो कमर्शियल बैंक जिसमें गवर्नमेंट का 51% से ज्यादा शेयर है वो पब्लिक सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर जिसमें प्राइवेट प्लेयर्स का है, ठीक है। पब्लिक सेक्टर बैंक आर दोज इन विच गवर्नमेंट हैज अ मेजर स्टेक, यानी जिसमें गवर्नमेंट का ज्यादा हक यानी कि स्टेक है, यानी शेयर ज्यादा है, ठीक है। एंड दे यूजुअली नीड एम्फेसिस ऑन सोशल ऑब्जेक्टिव देन ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। और इसी वजह से क्योंकि वो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं, उनका फोकस प्रॉफिट कमाना कम होता है और सोशल ऑब्जेक्टिव ज्यादा होता है, ठीक। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर का मतलब क्या होगा? वो ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्रमोटर्स है और वो किसी भी सोशल सर्विस के लिए नहीं होती। उनका एक और एकमात्र जो ऑब्जेक्टिव होता है लॉन्ग टर्म में क्या होता है? वो
मार्केट फोर्स पे ऑपरेट करती है, यानी प्रॉफिट, डिमांड और सप्लाई पे, यानी प्रॉफिट उनका मेन मोटिव है, ठीक है। देयर आर अ नंबर ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक का एग्जांपल क्या होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, फिर इलाहाबाद बैंक, ये सभी इसका एग्जांपल है। ऑन दी अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर का एग्जांपल क्या होगा, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, ये सब इसका एग्जांपल। अगला हमारा कोऑपरेटिव बैंक, नाम से ही कॉर्पोरेशन के लिए बना, और ये जो सर्विस देंगी वो अपने ही मेंबर्स को देंगी, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स आर गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, ठीक है। ये आपने अगर वो पढ़ा होगा चैप्टर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें था सोसाइटी, तो आपको ये पता होगा एक्ट के बारे में। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो इस चैनल पे अपलोडेड है, आप प्लीज देख लीजिएगा। एंड मीट एसेंशियली फॉर प्रोवाइडिंग चीप क्रेडिट टू देयर मेंबर, और ये बनती क्यों है, ताकि कि उनके मेंबर्स को सस्ते दर पे लोन मिल जाए। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट, और ये मेनली कहाँ ऑपरेट करते हैं, ऐसे सब रूरल एरियाज में, ठीक है, या एग्रीकल्चरल्स में। एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स ऐसे सब कोऑपरेटिव बनाते हैं, और सभी फार्मर कुछ कुछ पैसा डालते हैं उसमें हर महीने, और जिसको भी ज्यादा जरूरत पड़ता है उसको वो पैसा दे दिया जाता है। अगला सेक्शन है हमारा स्पेशलाइज्ड बैंक, यानी ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए बनती है। फॉर एग्जांपल स्पेशलाइज्ड बैंक्स आर फॉरेन एक्सचेंज बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक, यानी ये फॉर एग्जांपल एक बैंक ऑफ फॉरेन एक्सचेंज में जो डील करेगी वो फॉरेन एक्सचेंज बैंक हो गया। अगला है इंडस्ट्री को लोन देगी, इंडस्ट्रियल बैंक। डेवलपमेंट का काम करेगी, डेवलपमेंट बैंक। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक होगा वो क्या करेगा, उन बिजनेसेस को लोन देगा जो कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम करेगी, ठीक है। और ये कैटरिंग द स्पेसिफिक नीड ऑफ देयर यूनिक एक्टिविटी, यानी ये केवल एक स्पेसिफिक नीड पे ही फोकस्ड रहेंगी। दिस बैंक प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू द इंडस्ट्री, हेवी टर्नकी प्रोजेक्ट्स एंड फॉरेन फंड, यानी उस स्पेसिफिक फंड के लिए ही केवल पैसा दिया जाए, ठीक है। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक किसी भी देश में एक ही होता है। तो इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। द सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री सुपरवाइजेस, कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटीज, को मैं दूसरे कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, सेंट्रल बैंक सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है और रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को। किसको रेगुलेट करता है, कमर्शियल बैंक्स को, ठीक है। यानी ये जो कमर्शियल बैंक्स है हमारी, ये जो कमर्शियल बैंक्स है, इनको ऑपरेट कौन करता है, सेंट्रल बैंक, ठीक है। यानी इनका बाप है, कह सकते हैं ऐसा, ज्यादा लिटल मत लीजिएगा। अगला पढ़ते हैं इसमें, इट ऑल्सो एक्ट एज ए गवर्नमेंट बैंकर। ये कौन है, गवर्नमेंट का भी बैंक है। जैसे देखिए जो आरबीआई होती है, आरबीआई में मेरा यानी किसी पब्लिक का अकाउंट नहीं होता, उसमें किसका अकाउंट होता होगा, गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, सभी स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, सभी बैंक्स का अकाउंट होता है आरबीआई के अंदर, ठीक है। और जब बैंक्स के पास पैसा का कमी पड़ जाता है तो वो आरबीआई से लोन ले लेते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स द करेंसी एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री, ये सभी उनका काम है। आगे हम पढ़ने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक का क्या क्या काम है, ठीक है। क्या करती है, करेंसी कितना मार्केट में होगा, जब कम होगा तो उसको बढ़ाने का काम भी इसी का है, और जब ज्यादा है तो उसको कम भी करने का इसी का काम है, ठीक है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ठीक है। यहां से अब हमें मेनली दो ही पढ़ना है, पहला कमर्शियल बैंक और आगे फिर आएगा, आगे फिर ई बैंकिंग के बारे में पढ़ा जाएगा, ठीक है। यहां से देखिए सेंट्रल बैंक का दो चार काम होगा। पहला तो गवर्नमेंट का बैंक हो गया, सभी कमर्शियल बैंक को रेगुलेट करेगा वो, ठीक है। जो भी कंट्री में करेंसी रिलेटेड इशू होगा उसको हैंडल करेगा, और क्रेडिट पॉलिसी वही बनाएगा, ठीक है। और इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सब आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला हमारा फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक देख लेते हैं। बैंक्स परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस, सम ऑफ देम आर द बेसिक और प्राइमरी फंक्शन ऑफ द बैंक, व्हाइल अदर्स आर एजेंसी और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज इन नेचर। द इंपॉर्टेंट फंक्शन आर ब्रीफली डिस्कस। पहला काम क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट, यानी जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है उनसे पैसा लेती है, ठीक है। Deposit are the basic of the loan operation, since banks are both borrowers and lenders of the money. As borrowers they pay interest and as lenders they grant loan and get interest. जो लोग पैसा डिपॉजिट करते हैं उनको इंटरेस्ट देती है बैंक, और जिन लोगों को बैंक लोन देती है उनसे इंटरेस्ट लेती है, ठीक है। और इसी दोनों इंटरेस्ट के बीच में जो डिफरेंस है वही उसके लिए प्रॉफिट होता है। These deposits are generally taken through current account, saving account और fixed deposit। और जो आपको अगर पैसा बैंक में जमा कराना है तो उसमें तीन अकाउंट होता है, पहला करंट अकाउंट, दूसरा सेविंग अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। ये तीन मेथड है
through which banks get deposits. Current account deposit can be withdrawn to the extent of the balance at any time without any prior notice. जो current account में आपका balance होता है वो आप मेनली जो करेंट अकाउंट में होता है वो बिजनेसेस वाले ओपन कराते हैं। उसमें क्या होता है कि आप कितना बार भी विड्रॉ करिए, कितना बार भी डिपॉजिट करिए, ठीक है। और धीरे धीरे करेंट अकाउंट पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिल जाता है, यानी कभी कभी अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं भी होगा फिर भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। वो सभी चीज किस पे डिपेंड करेगा कि जो बिजनेस है उसका क्या मार्केट में क्रेडिबिलिटी है, यानी रिलेशन कैसा है बैंक के साथ ओवरऑल, ठीक है। सेविंग अकाउंट नॉर्मल लोग सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है। उसमें थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है कि आप कितने बार डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना बार विड्रॉ करेंगे, ज्यादा बड़ा अमाउंट का विड्रॉल और डिपॉजिट नहीं होता है, ठीक है। सेविंग अकाउंट आर फॉर इनकरेजिंग सेविंग्स बाय द इंडिविजुअल। ये किस लिए होता है? ताकि लोग सेविंग पे फोकस करें। बैंक्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय आरबीआई ऑन दिस डिपॉजिट, ठीक है। करेंट अकाउंट मेनली कोई ओपन क्यों करता है? अपने बैंकिंग काम के लिए, यानी यहाँ पे बैंक करेंट अकाउंट पे नॉर्मली बैंक इंटरेस्ट नहीं देती है, सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट देती है और एफडी पे भी देती है, ठीक है। बैंक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एट डिसाइडेड बाय आरबीआई ऑन दिस डिपॉजिट। अच्छा, करेंट अकाउंट में क्या है ना, देखिए कभी भी पैसे डालेगा कभी भी निकालेगा, यानी यहाँ पे इंटरेस्ट फिर कंपनी बैंक्स को वो पैसा रखना पड़ता है, वो फर्दर इन्वेस्ट नहीं कर सकती है क्योंकि उसको भी पता है कि वो बिजनेस वाला कभी भी वो पैसा आके मांग सकता है। लेकिन सेविंग के केस में और एफडी के केस में थोड़ा सा बाउंडेशन होता है, तो इसीलिए वो पैसा बैंक इन्वेस्ट कर पाती है और उस पे वो इंटरेस्ट भी दे सकती है। बैंक्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट एज डिसाइडेड बाय आरबीआई ऑन दिस डिपॉजिट। और वैसे आरबीआई नहीं, वो खुद भी बैंक, देखिए आरबीआई जो डिसाइड करता है इंटरेस्ट रेट वो मिनिमम होता है, अगर बैंक चाहे तो उससे ज्यादा इंटरेस्ट दे सकता है। फॉर एग्जांपल आज की डेट में आरबीआई ने 3.5%, 3.5% बोला है इंटरेस्ट देना, तो कुछ बैंक का रेट है 4%, कुछ का 5% भी इंटरेस्ट दे देते हैं, ठीक है। यानी मिनिमम रेट आरबीआई डिसाइड करते हैं, उससे ज्यादा अगर बैंक चाहे तो दे सकते हैं, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम दीज अकाउंट्स हैज सम रिस्ट्रिक्शन। विड्रॉ करने में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन इसलिए है क्योंकि इन पैसों को फिर बैंक फर्दर इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। अगर कभी भी वो आप मांगने आ जाएंगे तो फिर बैंक के पास पैसा कहाँ रहेगा, कमाएगा कैसे, ठीक है। इसीलिए थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस है। अगला हमारा फिक्स्ड अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है वो टाइम डिपॉजिट होता है, यानी 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, और उस पर नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है। देखिए जो सेविंग अकाउंट है वो थोड़ा थोड़ा आप निकाल सकते हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, ठीक है। लेकिन जो फिक्स्ड अकाउंट है वो आप एक बात बता दिए कि इतने टाइम के लिए आपने दे दिया तो दे दिया, अब आप मांगने कब आएंगे उतना टाइम, तो बैंक निश्चिंत है कि उस पैसे को उतना दिन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यही रीजन होता है कि एफडी पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। और करेंट अकाउंट तो पता ही नहीं, वो अभी दिया अभी भी निकाल लोगे, तो इस पे तो पूरा 0% इंटरेस्ट होता है करेंट अकाउंट पे, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किस पे होता है? एफडी पे, फिर सेविंग पे, और करेंट पे तो नील होता है। अब प्री मैच्योर विड्रॉवल इज परमिशन विद बीइंग फॉरफिटेड। देखिए अगर आपने कोई एफडी किया लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी आ गई तो आप पैसा तो निकाल लेंगे वो, लेकिन आपको फिर उसके लिए कुछ पेनल्टी देना पड़ेगा। यानी अगर आपने बोला कि मैं ये पैसा 1 साल के लिए डिपॉजिट कर रहा हूँ और आपने 1 ही महीना बाद निकाला तो आपको बैंक पेनल्टी लगाएगा कुछ, ठीक है। क्योंकि आप खुद सोचिए, अब जैसे स्टार्टिंग में आपने बोल दिया कि आप 1 साल के लिए पैसा दे रहे हो और फिर आप 1 ही महीने बाद निकालिए तो बैंक के पास उस टाइम पैसा नहीं होगा ना, तो इसीलिए कुछ पेनल्टी लगाएगी वो। दूसरा काम क्या है कमर्शियल बैंक का? लेंडिंग ऑफ फंड, यानी पैसा उधार देती है, ठीक है। सेकेंड मेजर एक्टिविटी ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइड लोन्स एंड एडवांसेस आउट ऑफ द मनी रिसीव थ्रू डिपॉजिट। और यही डिपॉजिट जो बैंक के पास आया है वो डिपॉजिट वो लोन के थ्रू लोगों को, बिजनेसेस को देंगी, ठीक है। दिस एडवांसेस कैन बी मेड इन द फॉर्म ऑफ ओवरड्राफ्ट। ये ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में हो सकता है, जो अभी मैंने बोला आपको क्या कि जो करेंट अकाउंट होता है उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाता है कि बैंक अकाउंट में बैलेंस भी नहीं है फिर भी आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं कुछ लिमिट तक, ठीक है। कैश क्रेडिट यानी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा दे दिया। डिस्काउंटिंग ऑफ ट्रेड बिल, आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर शायद अगर अभी तक आपने क्लास 11th अकाउंट्स में पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा डिस्काउंट करा सकते हैं बिल, तो वो वाला भी होता है। टर्म लोन यानी कुछ टाइम पीरियड के लिए लोन, कंज्यूमर क्रेडिट और अदर मिसलेनियस एडवांसेस, ये सब लोन देने का तरीका है बैंक के पास, ठीक है। द फंड्स लेंट आउट बाय द बैंक कंट्रीब्यूट अ ग्रेट डील टू द ट्रेड, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट एंड अदर बिजनेस एक्टिविटी। और इसके थ्रू बहुत सारे बिजनेसेस अपने बिजनेस को फ्लरिश करते हैं। अगला हमारा चेक फैसिलिटी। चेक फैसिलिटी कहने का मतलब
चेक का भी फैसिलिटी देती है थ्रू विच आप चेक से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। बैंक्स render a very important service to their customer by collecting their check drawn on other bank। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा, एक सेकेंड रुक जाइए, सपोज कर ये ए है, ये बी है, ये बैंक बी का बैंक है और ये ए का बैंक है, ठीक है। अब ए को बी को पे करना था तो इसने इसको क्या दे दिया, चेक दे दिया। ये जो चेक दिया होगा ये किसका होगा, इस बैंक का चेक होगा, क्योंकि इनका अकाउंट इसी बैंक में है। अब ये बी क्या करेंगे, ये अपना चेक लेके जाएंगे और अपने बैंक अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। अब ये बैंक एक फैसिलिटी देगा क्या, कि ये चेक अब इसके पास लेके जाएगा और फिर ये बैंक इनको पैसा दे देगा। यानी इस बैंक ने क्या सर्विस दिया, जो आपका आपने चेक दिया उसके थ्रू आपको पेमेंट आपके अकाउंट में आ गया। यही होगा चेक फैसिलिटी, ठीक है। बैंक्स रेंडर अ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विसेज ऑफ टू देयर कस्टमर बाय कलेक्टिंग देयर चेक्स ड्रॉन ऑन अदर बैंक, जो दूसरे बैंक पे, यानी जो चेक दूसरे बैंक पे ड्रॉ था वो ये बैंक दे दिया इसको पैसा, ठीक है। The check is the most undeveloped credit instrument, a unique feature and function of the bank for the withdrawal of deposit. It is the most convenient and inexpensive medium of exchange. There are two types of check: bearer check. अभी बात करते थे bearer check, which are encashable immediately at the बैंक काउंटर एंड क्रॉस चेक। देखिए, चेक दो तरह का होता है। पहला bearer check, bearer कहने का मतलब कि जिसके पास वो चेक है उसको वो पैसा मिल जाएगा, ठीक है। यानी चेक दिखाइए, पैसा लेके जाइए। और दूसरा होता है क्रॉस्ड चेक, वो आप उस चेक के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको कैश नहीं मिलने वाला है, वो बैलेंस आपके अकाउंट में जाएगा, ठीक है। चेक दो तरह का होता है। पहला बियरर चेक, बियरर चेक में आप सीधे बैंक में जाइए जिस बैंक का भी वो चेक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस बंदे ने इनको चेक दिया तो ये इस कंपनी में जाके, अगर वो चेक बेरर चेक है तो ये इस बैंक ए में जाके बोलेंगे ये चेक लो और पैसा दो। लेकिन अगर इनका क्रॉस्ड चेक है तो ये अपने बैंक अकाउंट में डाल देंगे, वो फिर इससे जाके फिर पैसा ले लेगा, ठीक है। समझ गए। अगला हमारा रेमिटेंस ऑफ फंड, यानी फंड्स का भी ट्रांसफर कर देती है, ठीक है। अनदर सैलेंट फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक इज टू प्रोवाइडिंग द फैसिलिटी ऑफ फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बैंक का बहुत ही बड़ा काम क्या होता है, एक जगह से दूसरे जगह अलग अलग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देना। द ट्रांसफर ऑफ फंड इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूजिंग बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर और मेल ट्रांसफर ऑन अ नॉमिनल कमीशन चार्ज। और इसके लिए कुछ पैसा वो कभी कभी चार्ज करते हैं। द बैंक इशूज अ ड्राफ्ट फॉर अमाउंट ऑन इट्स ऑन ब्रांचेस at other places or other banks at those places. The payee can present and the draft on the drawee bank at his place and collect the amount. होता क्या है कि आप ड्राफ्ट भी बनवा सकते हैं, यानी कि सपोज करिए आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, या अकाउंट नहीं भी होगा फिर भी आप ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ठीक है। आप किसी भी बैंक में जाएंगे, वहां पे बोलेंगे कि आप मेरे से लीजिए 1000 रुपया और भी एक्स्ट्रा कुछ चार्ज देना पड़ेगा 10-20 रुपया, वो आपको ड्राफ्ट बना के देगा। और फिर वो ड्राफ्ट आप जिसको भी पेमेंट करना है, अगर वो ड्राफ्ट में पेमेंट लेना चाहता है तो उसको आप दे दीजिए, ठीक है। फिर वो उस बंदे को क्या होगा, वो बंदा वो ड्राफ्ट लेके जाएगा उस बैंक में और वहां से उसको पैसा मिल जाएगा। अच्छा, एलाइड सर्विसेज यानी और भी कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं इन सर्विसेज के अलावा भी, ठीक है। इन एडिशन टू द अबव फंक्शन, बैंक्स आल्सो प्रोवाइड एलाइड सर्विसेज। फॉर एग्जांपल, बिल पेमेंट, यानी बिल पेमेंट का एक एग्जांपल, सपोज करिए आपका मोबाइल का बिल है, तो आप एक बार इंस्ट्रक्ट कर दीजिए अपने बैंक को कि यहाँ से जो भी बिल का पेमेंट आ रहा है वो बिना आप पे कर दीजिए, बिना मेरे, मतलब एक बार आपने अप्रूव कर दिया कि हर महीने आप पे कर दीजिए तो बिल पे कर देगा। अच्छा, बैंक्स लॉकर फैसिलिटी भी देते हैं। अंडरराइटिंग सर्विसेज, ये आपके काम का नहीं है, ये बाद में आप क्लास 12 में शेयर्स के टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। दे आल्सो परफॉर्म अदर सर्विसेज लाइक बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर, यानी आपके लिए शेयर और डिवेंचर भी अगर आपने बोला तो बैंक आपके लिए परचेज कर सकता है। अच्छा, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम, डिविडेंड, ये सब भी काम ये कर सकते हैं। ये सब एलाइड सर्विसेज में आ गया। अगला है हमारा ई बैंकिंग, यानी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, यानी इंटरनेट बैंकिंग, ठीक। देखते हैं अब सभी सेक्टर में धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट का दबदबा बढ़ रहा है मार्केट में, ई बैंकिंग भी उससे कैसे दूर रह सकता है। तो फिर बैंकिंग भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक यानी ऑनलाइन हो रहा है। अब आप घर पे बैठे सब काम कर सकते हैं। अब आपको बैंक के ब्रांच में जाने का कोई जरूरत नहीं है। घर बैठे आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट में आप बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है।
The growth of internet and e-commerce is dramatically changing everyday life with the World Wide Web and e-commerce transferring the world into a digital global village. ठीक है? The latest wave information technology is internet banking. It is the part of virtual banking and another delivery channel for customer. आज के डेट में आप जो भी सामान परचेज करते हैं उसमें क्या करते हैं आप ई बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट भी कर देते हैं. ठीक है? In simple term, internet banking means any user with a PC and a browser can get connected to the bank. और PC ब्राउजर तो छोड़िए, अब तो मोबाइल के थ्रू भी तो कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि मोबाइल में अब ब्राउजर है. ठीक है. वर्चुअल बैंकिंग फंक्शन एनेबल ऑफ एनी ऑफ द बैंकिंग सर्विस, उसके थ्रू कोई भी बैंकिंग सर्विस वो अवेल कर सकते हैं. ठीक है. देयर इज नो ह्यूमन ऑपरेटर टू रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर. अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप जब मोबाइल पे काम करते हैं तो आगे बैंक के पास कोई बैठा हुआ है कंप्यूटर पे कि कब को कौन सा कस्टमर उसका कोई रिक्वेस्ट भेज रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता. सब कुछ उसमें उसके सॉफ्टवेयर में फीड होता है कि कस्टमर क्या बोले तो आपको क्या करना है. ठीक है. The bank has a centralized database that is web enabled. All the services that the bank has permitted on the internet are displayed on the menu. ठीक है. यानी बैंक का एक डेटाबेस मेंटेन होता है जो कि वेब पे होता है, यानी www पे होता है. ठीक है. और उसमें सब कुछ फीड होता है कि कस्टमर क्या मांगेगा तो आपको क्या दिखाना है, सब कुछ उसके सॉफ्टवेयर में ऑटोमेटिकली फीड होता है. Any services can be selected and further interaction is dictated by the nature of service. ठीक है. अब यहाँ से कस्टमर जो भी बोलेगा उस हिसाब से आगे से उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू रिप्लाई मिलता रहेगा. ठीक. इन दिस न्यू डिजिटल मार्केटप्लेस बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट. ठीक है. और इंटरनेट पर बैंकिंग सर्विसेज इजीली अवेलेबल है. दिस टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड एज ई बैंकिंग. और यही सब जो व्हेन सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स थ्रू इंटरनेट इट इज कॉल्ड एज ई बैंकिंग. ठीक है. लोअर द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. इससे क्या होगा, पहला तो लोगों का टाइम बचेगा, उनको कॉस्ट भी नहीं होगा ज्यादा. ठीक है. अब क्या होगा, अब ज्यादातर लोग क्या हो जाते हैं ऑनलाइन ही सर्विस ले लेते हैं तो ब्रांचेस में जाने का जरूरत नहीं पड़ता. तो फिर वो बैंक्स अब कम एम्प्लॉय के साथ भी काम कर सकते हैं. एड्स वैल्यू टू द बैंकिंग रिलेशनशिप एंड रिमूव्स एम्पावर कस्टमर्स. यानी कि इसके थ्रू क्या होता है, बैंकिंग रिलेशन यानी कस्टमर भी बहुत खुश हो जाता है. ठीक है. ऑनलाइन अगर फैसिलिटी अवेलेबल है उसको जाना नहीं पड़ेगा, जाने में उसका टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है. ठीक है. तो ये सब सेविंग हो रहा है सभी चीजों का, तो इसलिए ओवरऑल कस्टमर भी खुश रहेगा. अब तो कोई, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, सभी बैंक्स ई बैंकिंग के साथ अवेलेबल है. Thus, e-banking is a service provided by many banks that allows a customer to conduct banking transactions such as managing savings, checking account, applying for loans or paying bills over the internet using a personal computer, mobile telephone और handheld computer. यानी आज की डेट में सारा काम, चाहे आप सेविंग अकाउंट मेंटेन करना, अपना बैलेंस देखना, लोन अप्लाई करना, बिल पे करना, कोई सामान परचेज करना, सब कुछ आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू परचेज कर सकते हैं. ठीक है. द रेंज ऑफ सर्विसेज ऑफर्ड बाय ई बैंकिंग आर एटीएम. पहला तो एटीएम भी है, एटीएम भी एक एग्जांपल है, एटीएम भी एक एग्जांपल है, ऑनलाइन का है. ठीक है. अगला हमारा पॉइंट ऑफ सेल. जब आप परचेज करते हैं वो जहां आप स्वैप करते हैं वो पीओएस बोलते हैं उसको. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई एंड क्रेडिट कार्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कैश एंड इलेक्ट्रॉनिक बैंक ट्रांसफर, ईएफटी जो होता है यानी एनईएफटी जो ऑनलाइन ट्रांसफर कर देते हैं पैसा, ये सब किसका एग्जांपल है, ई बैंकिंग का एग्जांपल. द टू वे इन विच EFT कैन बी डन. एक होता है NEFT, फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, और RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ठीक है. आगे बात करते हैं बेनिफिट क्या है. अब ई बैंकिंग का बेनिफिट क्या है, 1000 बेनिफिट. ठीक है. ई बैंकिंग फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट एंड प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी इसमें क्या होता है, जो भी काम होगा वो आप इजीली कभी भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है. यानी अगर मैंने अभी कोई सेल परचेज किया उसी टाइम वहां पे भी शो हो जाएगा कि मेरे बैंक से डिडक्ट हो गया, तो जब मैं चाहूंगा जब अपना बैलेंस चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है. अच्छा, दूसरा, इसके थ्रू बैंकिंग 24 घंटा 365 दिन पूरा अवेलेबल रहेगा, तो ये भी एक बेनिफिट है. जब चाहेंगे तब पैसा अपना जो भी सर्विसेज है हमारे पास ई बैंकिंग के थ्रू मैं अवेल कर सकता हूँ. ठीक है. रात के अंधेरे में और संडे के हॉलीडे में भी. ठीक है. Customer can make some of the permitted transaction from the offices or houses while traveling via mobile phone. अच्छा, कुछ सर्विसेज तो आप घर से ही, देखिए सारा आपको अगर कैश डिपॉजिट करना तो ऐसा तो है नहीं कि इधर कंप्यूटर में डाल देंगे और बैंक अकाउंट में चला जाएगा.
कुछ काम के लिए भी तो अभी भी आपको ब्रांच में जाना पड़ेगा, लेकिन जो सर्विसेज आपकी ई बैंकिंग के थ्रू अवेलेबल है उसको तो आप कभी भी घर बैठे, ऑफिस बैठे, जहां भी चाहे मोबाइल से, लैपटॉप से, कहीं से भी कर सकते हैं। इट इनकल्केट्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन बाय रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन। अब क्या होगा, पहले के जमाने में या अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं कि जब भी आपको अपना बैलेंस देखना पड़ता था तो आपको अपना पासबुक मेंटेन करवाना पड़ता था, आपको ब्रांच में जाना होता था, फिर वहां पे आपको अपना पासबुक प्रिंट करवाना पड़ता था। लेकिन अभी क्या है, अभी मैंने एक ट्रांजैक्शन किया, खराक से मैं अपने नेट बैंकिंग के थ्रू बैलेंस चेक कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, मैं सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा और मैं हर चीज को ज्यादा मॉनिटर कर सकूंगा, ठीक है। Greater customer satisfaction and offering unlimited access to the bank, not limited by the walls of the branches, and less risk and greater security to the customer as they can avoid traveling with cash. इसमें क्या होगा, देखिए ई बैंकिंग के थ्रू मैं घर बैठे बिना बाहर जाए, बिना अपना पैसा खर्च किए मैं सब सर्विस ले रहा हूँ, तो इससे मेरा सेटिस्फेक्शन एज अ कस्टमर बढ़ेगा और वैसे भी रिस्क लेस हो जाएगा। जब मुझे पैसा निकालने जाना पड़ता था ब्रांच में तो वहां पे कैश लेके ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे, तो वहां पे थोड़ा सा रिस्क है कि कुछ लोग मेरे से पैसा छीन लेंगे, ये सब वो सब रिस्क खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज, देखिए अगर आपने कोई भी ट्रांजैक्शन किया, वेदर गुड्स आपने बाई किया या सर्विसेज आपने अवेल किया, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अब वो पैसा आप दो चीज से दे सकते हैं, पहला तो कैश के थ्रू और दूसरा नॉन कैश यानी डिजिटल, यानी या तो आप कैश के साथ पेमेंट कर सकते हैं या डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट करने के लिए या तो आप प्लास्टिक कार्ड या ई बैंकिंग यानी नेट से आपने ट्रांसफर कर दिया या कुछ और दूसरा प्लास्टिक कार्ड यानी एटीएम या क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, डेबिट कार्ड को ही एटीएम बोलते हैं, एटीएम कार्ड, ठीक है। या तो आपने एटीएम कार्ड यूज कर लिया या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दी। अगर आपने ई बैंकिंग किया तो आप पीओएस यूज कर सकते हो, पॉइंट ऑफ सेल जो होता है स्वैप कर लोगे, एईपीएस, यूपीआई, माइक्रो एटीएम, भीम, ये यूपीआई हो गया, भीम यूपीआई, मोबाइल वैलेट फॉर एग्जांपल पेटीएम हो गया, ठीक है, और प्रीपेड कार्ड, ये सब यूज कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट के ये टाइप्स है, ठीक है। तो ये आप याद भी कर लीजिएगा, दो चार इसमें, वैसे तो याद ही होगा आपको, ठीक है। अच्छा, The banks also stand to gain by the e-banking। अच्छा, ई बैंकिंग के थ्रू बैंक को भी बहुत फायदा हुआ। देखिए एक बार अगर किसी बैंक ने ई बैंकिंग का सेटअप लगा दिया, अगर एक बार में तो एक टाइम तो उसको खर्च देना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद ओवरऑल आप उसका एक्सपेंडिचर कम होगा। क्यों? क्योंकि अब वो कम एम्प्लॉय के साथ भी अच्छा काम कर सकेगी। ई बैंकिंग प्रोवाइड्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू द बैंक, यानी जिस बैंक के पास ई बैंकिंग फैसिलिटी अवेलेबल है वो अपने कॉम्पिटिटर्स बैंक से अपने आप को आगे पाएगा। क्योंकि देखिए आज के डेट में देखिए कस्टमर को ई बैंकिंग एक नेसेसिटी है, तो जिन बैंक के पास है उनके पास ज्यादा कस्टमर आएंगे। E-banking provides unlimited network to the bank and is not limited to the number of branches. Any PC connected to a modem and a telephone having an internet connection can provide cash withdrawal needs to the customer। देखिए अब बहुत ही लार्ज स्केल पे कंपनी ऑपरेट कर सकते हैं बिना किसी नए ब्रांच को ओपन किए, अगर उसके पास ई बैंकिंग फैसिलिटी है तो, ठीक है। क्योंकि ई बैंकिंग में कोई भी आपको नया ब्रांच ओपन नहीं करना पड़ेगा। लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड, यानी जो ब्रांचेस थे जिन पे बहुत भीड़ हुआ करता था वो अब कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत जो कस्टमर्स होंगे वो ऑनलाइन ही काम कर लिया करेंगे, वो ब्रांच में जाएंगे नहीं, और ब्रांच में जाएंगे नहीं तो भीड़ होगा नहीं, ठीक है। यानी अल्टीमेटली बैंक्स को लोड कम हो जाएगा। लोड ऑन ब्रांचेस कैन बी कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय एस्टैब्लिशिंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस एंड बाय टेकिंग ओवर सम ऑफ द अकाउंटिंग फंक्शंस, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा इंश्योरेंस, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपके पास कोई सजेशन हो, कोई आपके पास डाउट हो अभी तक जहां तक मैंने पढ़ाया उसके कॉरेस्पॉन्डिंग, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू वेरी मच, बाय।